ओके, तो लास्ट चैप्टर में हम लास्ट डे तक हम पढ़ चुके थे कि भाई फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ा हमने, मैकेनिक्स पढ़ा है ना। तो आज पढ़ेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। रोलिंग फ्रिक्शंस क्या है? देखो, फ्रिक्शन क्या है कि मूवमेंट को कम करता है ना। कभी भी जब बॉडी मोशन में होती है, बॉडी अगर इस तरफ मोशन में है तो फ्रिक्शन उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। ओके, यस सर। सो बॉडी अगर रोल कर रही है, बॉडी अगर मोशन में है, रोल कर रही है, तो उसको कहते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हमारा जो साइकिल का व्हील होता है ना, व्हील क्या करता है? व्हील है रोल, रोलिंग करता है। तो जब ये रोलिंग करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन लगता है इस पे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, यस सर। तो इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि क्या रोलिंग फ्रिक्शन अगर ना हो तो क्या होगा? सर बॉल रुकेगी नहीं। हाँ, बॉल रुकेगी नहीं। आपकी साइकिल में आपने एक पेडल मारा तो वो साइकिल जो है चलती रहेगी परमानेंट, कभी भी रुकेगी नहीं, है यस ना। सर। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन कैन नॉट बी जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत रहता ही है जरूर। तो बट इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या तरीके हैं रिड्यूस करने के? सर सर फ्रिक्शन रिड्यूस करने के तरीके तो सर हम कोई लुब्रिकेंट ऐड कर सकते हैं सर। हाँ, तो रिड्यूसिंग रोलिंग फ्रिक्शन, पहला तरीका है हम के बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यस सर। बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बियरिंग देखे है ना। यस सर। तो बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल बियरिंग से क्या होता है? बॉल बियरिंग में क्या होता है कि ये दो सरफेस के बीच में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, है ना। यस सर। तो ये मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, देखो, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो जब ये होता है, क्या नाम, आपका स्फेयर होता है, स्फेयर कांटेक्ट में रहता है किसी सरफेस के, तो वो बहुत छोटा सा सरफेस होता है उसका, पॉइंट पॉइंट होता है लगभग, है ना। यस। यस सर। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस को रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, अगर साइंस की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इसको हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूसिंग कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस जितना कम होगा उतना ही आपका रोलिंग फ्रिक्शन कम लगेगा। समझ यस आई बात? दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं कि इसको, जो सरफेस है हमारा, सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं। तो स्मूथ बनाने का तरीका क्या है? ऑयल या ग्रीस यूज कर सकते हैं। सर। तो यूजिंग ग्रीस, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। लुब्रिकेंट्स का यूज करते हुए भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रोलिंग फ्रिक्शंस। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन, सर्किल पे साइकिल चलाते हो तो थोड़ा सा स्पीड कम करनी पड़ती है ना। यस सर। क्यों ऐसा करना पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। जब जब भी आप सर्कुलर सरफेस पे जो है इस तरह से आपने साइकिल टर्न कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पाथ होता है वो इस तरह का हो जाता है। जब भी आप सर्कुलर पाथ बनाते हो, तो सर्कुलर पाथ बनाते हो तो कौन सा फोर्स लगता है फिर? सेंट्रीपेटल फोर्स। यस सर। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स ही आपको बचा के रखता है ना। यस सर। तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होता है? ये अगर आपकी वेलोसिटी v है ना, और आपने जो सर्किल बनाया है
उसका रेडियस r है, सर्किल जो बनाया है उसका रेडियस r है, और आपका जो मास m है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mv² अपॉन r के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स, देखो दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे मेनली। एक तो आपका सेंट्री फोर्स तो कई सारे लग रहे हैं, बट ये सेंट्रीपेटल फोर्स को कौन सा फोर्स है जो बैलेंस बना के रखता है, वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, यस तो अगर देखो सेंट्रीपेटल फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, सर, आप अंदर चला जाएगा सर। अंदर की तरफ गिर जाओगे, यस है सर। ना। और तो हमें गिरना नहीं है ना। और अगर सेंट्रीपेटल फोर्स कम हो गया, मतलब दोनों को बैलेंस बना के रखना है, तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आपके फ्रिक्शन फोर्स के लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो जो आपका एफ के है काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे कम ये होना चाहिए हमेशा। ओके, यस सर। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका mv² अपॉन r है, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस और एन के। ठीक है, यस सर। फॉर विदाउट एनी डैमेज, कोई डैमेज ना हो, इसके लिए आपको जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे लेस देन या इक्वल टू होगा, तभी आप यहाँ पे सेफली टर्न ले पाओगे, तभी आप यहाँ सेफली जो है सर्किल पे घूम पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ गई बात। अब देखो ये जो mv² अपॉन, अब यहाँ पे v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, देखो m तो आप रिड्यूस कर नहीं सकते हो भाई, मास तो जितना है मास तो उतना ही रहेगा। तो दो चीजें यहाँ पे आप वेरी कर सकते हो, एक आपका v है और एक आपका r है। ठीक है, यस सर। ओके। तो अगर v ज्यादा होगा तो क्या होगा, मतलब सेंट्रीपेटल बड़ा। फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यस सर। तो आप देखते होगे सर्किल पे जब आप मूव करते हो तो कुछ आपको वेलोसिटी कम करनी पड़ती है ना। तो यहाँ से आपने दो चीज देखी कि जो एफ सी है, एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर v² और एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अब यस आपको सर। एफ सी हैज टू बी मिनिमम, एफ सी हैज टू बी मिनिमम। मिनिमम, यस सर। ये मिनिमम होगा तभी आप सेफली टर्न ले पाओगे। तो इसका यस। मतलब क्या है, मिनिमम कब होगा, जब पहली चीज है कि आपकी लेस स्पीड होगी, यस सर। दूसरा क्या है, रेडियस आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यस सर। रेडियस बढ़ाओगे तो एफसी कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ टर्न टू बी इंक्रीज्ड। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम टर्न लेते हैं तो हमें सुझाव दिया जाता है कि अगर ये रोड है ना, और रोड इस तरह से घूम रहा है, तो कभी भी जब आप टर्निंग लेते हो तो आप टर्निंग यहाँ से नहीं लेते हो, ये रॉन्ग है ना। तो टर्निंग कहाँ से लेनी है आपको, ऐसे लेनी है, ऐसे टर्निंग लेते हो। ऐसे टर्निंग क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमारी रेडियस ज्यादा हो जाती है ना। सो दैट यस। इज द करेक्ट मेथड ऑफ टर्निंग। टर्निंग हमेशा बाहर की तरफ से ली जाती है, अंदर की तरफ से कभी भी टर्निंग नहीं लेती। अंदर की तरफ से टर्निंग लोगे तो आपकी रेडियस कम रह जाएगी, और रेडियस कम रह जाएगी तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो आप गिर सकते हो अंदर की तरफ। ओके, और उसमें अगर वेलोसिटी भी ज्यादा रखी है आपने,
स्पीड अगर ज्यादा रही तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, 100% और गिरोगे उसमें अगर सर, वेलोसिटी और रेडियस कम रहे। वेलोसिटी ज्यादा होगी, रेडियस कम होगा, तो 100% गिरोगे। ठीक है। और सर जैसे सर जो बाइक रेस होती है सर, उसमें तो सर अंदर के साइड से टर्न लेते हैं, उसको पूरा दिन मतलब पूरा मतलब बाइक को लेटा देते हैं सर, तब भी नहीं गिरते हो। हाँ, तो लिटा लिटा देते हैं। उसकी उसका उससे क्या होता है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करते हो, स्पीड भी थोड़ी कम करते हैं वो लोग। अंदर की तरफ उनको झुकना पड़ता है उसमें, है ना। यस सर। हाँ, तो वो और भी कई सारे तरीके हैं। अगर आप मास को अपना अंदर की तरफ अगर आप झुका दोगे, ठीक है, यस सर। तो तब भी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ओके। तो इसकी वैल्यू, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है उस वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये ज्यादा हो जाती है तो अंदर की साइड गिर जाओगे। क्लियर है। यस सर। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो वी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर म्यू एस, और एन की वैल्यू रख दो एम जी, है ना। यस सर। और यहाँ पे हो जाएगा, एम से तो एम कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस। तो एम से एम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई वी स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू आर बस जी हो सकती है। ओके, क्लियर। तो यस सर। यहाँ पे v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? v मैक्स इज इक्वल टू आर बस जी का अंडर। ये जो है v की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है। यस। तो इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्लियर है। यस सर। ओके। तो अभी इसको थोड़ा स्टडी करेंगे कि अगर सर्कुलर मोशन में आप यहाँ पे टर्न ले रहे हो तो कौन कौन से फोर्स एक्शन में होते हैं। ठीक है, उसको मैकेनिक्स की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे कि कितना टर्न लेना चाहिए, कितना डिग्री का टर्न लेना चाहिए, कितने वेलोसिटी से लेना चाहिए, कितनी रेडियस होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत ही यस। इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक साइकिलिस्ट है जो जा रहा है, ठीक है, उसका मास इतना है, उस और सरफेस का जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो इतना है, तो आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से वो टर्न ले सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। डिस्कस करेंगे उनको भी। पहले हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स डिस्कस यस। करेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन अगर है हमारा, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड, मोशन ऑफ ए कार बैंक रोड, बैंक मतलब झुका हुआ। ठीक है। यस सर। अगर देखो, जब हम टर्न लेते हैं, अगर इस तरह से जो है झुका हुआ हो रोड, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। रोड एक्चुअली ये है ना। यस सर। तो यहाँ पे आपकी कार चल रही है, कार थोड़ी सी गंदी सी बनेगी मेरे से। ये हो गई आपकी कार, ठीक है, ये हो यस। गई कार। तो अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्शन में होते हैं वो हमें स्टडी करना है। ओके। तो सबसे पहले कितने फोर्स लगेंगे इस पे? देखो, एक तो इसका मास नीचे की तरफ, यस सर। W इज इक्वल टू एम जी। इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ओके। यस सर। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा? नॉर्मल फोर्स होगा आपका सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, सरफेस इंक्लाइंड है,
तो लेटस से सरफेस जो है इंक्लाइंड है कितना, थीटा डिग्री। ओके, यस सर। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा जो सरफेस होता है उसके नॉर्मल लगता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा इस पे, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब इस नॉर्मल फोर्स के कितने कंपोनेंट, पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कंपोनेंट वगैरह बाद में देखते हैं, पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने फोर्स इस पर लगेंगे। तो पहला एक इस पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और तीसरा इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा, ठीक है। यस सर। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, सर। फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस होता यस सर। है ना। तो ये हो गया इस पे फ्रिक्शन, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया आपका फ्रिक्शन, ठीक है। यस सर। तीनों चीजें समझ में आई? यस सर। ओके, अब देखो जब ये इंक्लाइंड सरफेस पे जब ये टर्न करेगा तो उस टाइम पे इसका सर्कुलर पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा इसको, है ना। सर सर्कुलर क्यों सर? अगर ये सीधा चलेगा सर्कुलर, देखो जब ये टर्न है, रोड रोड इस तरह से है ना, यस सर। तो आपने देखा होगा कि जब कभी भी जब टर्न होता है तो ये जो बाहर वाली रोड होती है, बाहर वाली जो सरफेस होती है, इसको थोड़ा उठा के रखते हैं, ये थोड़ा इंक्लाइंड रहता है, और ये वाली सरफेस थोड़ा नीचे होती है, ठीक है। लेफ्ट वाली सरफेस थोड़ा सा नीचे होती है और ये सरफेस थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है। यस सर। तो ऐसा क्यों होता है, वही चीज हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि आखिर उस सरफेस को इंक्लाइंड क्यों रखते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये आपकी वही इंक्लाइंड सरफेस है। देखो ये एक तो ये है आपकी रोड, रोड आपकी इस तरह से है, ठीक है। ये हो गई रोड, ये है road। यस सर। यस। तो बाहर वाला जो पाथ है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो वो कितना इंक्लाइंड रखा है हमने, थीटा डिग्री इंक्लाइंड रखा है उसको। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखा उस पर तीन टाइप के फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स है उसका वेट, जो कार का वेट है वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। यस सर। दूसरा है नॉर्मल फोर्स, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री बनाते हुए, ठीक है। यस सर। और तीसरा है इसका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज जो सरफेस होती है, सरफेस के अलोंग लगता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखो बहुत यही चीज समझने की है इसमें कि कौन कौन से फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कौन कौन सा फोर्स किस किस को बैलेंस में रखे हुए हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा फिगर को ऐसे बना देते हैं, देखो ये कॉन्टेक्ट, ये है आपका पॉइंट, ये वो पॉइंट है जिसपे फोर्स लग रहे हैं। तो अब ये तो लग गया आपका नॉर्मल फोर्स, ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। क्लियर? और ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, ओके। यस सर। और ये हो गया आपका वेट। यस सर। अच्छा बन गया। ये हो गया आपका वेट, ओके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वेट हो गया। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये एंगल आपने माना है थीटा। कौन सा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वाला, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर? यस सर। ये एंगल है आपका 90 माइनस थीटा। अब इन एंगल्स को ही बना लो आप,
चीजें समझ में आएंगी। ओके, अब देखो अगर ये n है, ये एंगल है हमारा थीटा, इसको बना लो, ये एंगल हमने लिया थीटा। ओके, यस सर। क्लियर है? तो अब ये n है आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना? यस सर। तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। कैसे थीटा हुआ? क्योंकि ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ओके, यस सर। तो जब ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना? यस सर। ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होना पड़ेगा इसको। यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, थीटा हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो इस तरह से जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये एफ है, एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यस सर। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस सर। तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? सर तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट? एफ साइन थीटा सर। यहाँ कोई डाउट? नो सर। ओके, ये एन है, एन के दो कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? एन कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? एन साइन थीटा। ठीक है, यस सर। क्लियर है ना? ओके, अब देखो ये एफ साइन थीटा और एम जी तो एक ही डायरेक्शन में है दोनों। सर कौन कौन सा सर? ये नीचे वाले जो एफ साइन थीटा और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यस सर। और एन कोस थीटा इनके अपोजिट डायरेक्शन में है। यस सर। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। यस सर। क्या बनेगी इक्वेशन? सर एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू सर एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये बनेगी ना? एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। हाँ, एन कोस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। यस सर। ये चीज समझ आई? यस सर। ये अगर समझ नहीं आया तो बताओ। बहुत नो सिंपल सर। है, यस सर। सिंपल है, बस ये आपको कंपोनेंट ट्रेस आउट करने हैं कि कौन से कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहे हैं। यस क्लियर है? सर। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं आपके इस तरफ। ये आपका जो है एन का कंपोनेंट, एक हो गया एन साइन एन कोस थीटा, ये वाला। यस सर। ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या होगा अगर इस डायरेक्शन में लूं मैं? एन का कंपोनेंट एन साइन थीटा। एन साइन थीटा होगा। यस। समझ के बाद? यस तो सर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अब देखो ये दोनों मिलके एक तीसरा फोर्स यहाँ पे आ रहा है। कौन सा? सेंट्रीपेटल फोर्स, एफ सी। यस। ठीक है, यस सर। तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो किसके बराबर होता है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है ना? यस सर। तो ये दोनों मिलके उस सेंट्रीपेटल फोर्स को जनरेट करेंगे। ओके, यस। तो यहां से हम देखेंगे कि जो एफ कोस थीटा है, एफ कोस थीटा प्लस एन साइन थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, क्योंकि इनवर्ड जो फोर्स लग रहे हैं वो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एफ कोस थीटा और एन साइन थीटा। ये सर्किल के रेडियस की तरफ लग रहे हैं दोनों फोर्स। तो ये दोनों फोर्स मिलके
सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। समझ आई बात? यस सर। ओके, सिंपल है ना? यस सर। बस यहीं तक समझना था इसको, अब बहुत आसान है। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? तो v यस की सर। वैल्यू कैसे निकलेगी? दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो, इसको क्या करो, और v की वैल्यू भी हमें म्यू की टर्म में निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि पहली जो इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख देते हैं कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये यस है सर। हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, यस। m से m कैंसिल हो जाएगा। यस सर। चलो इसको अगले पेज पे करते हैं। यहाँ से m कैंसिल हो गया, तो वहां क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन r, है ना, और नीचे g था, mg था, या लिख लो इसको mv स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पे था mg। ओके, इज इक्वल टू क्या बचा बताओ मुझे। सर यहाँ ये बचेगा यस। f cos थीटा प्लस n sin थीटा। तो यहाँ बचेगा f cos थीटा प्लस n sin थीटा, और नीचे नीचे बच जाएगा आपका n cos थीटा माइनस f sin थीटा। cos थीटा cos थीटा माइनस f sin थीटा। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमने क्या पढ़ा था कि f किसके बराबर होता है, f होता है म्यू और n के बराबर, है ना। यस सर। तो यहाँ पे f अपॉन n अगर हमें चाहिए तो उसको म्यू कर देंगे। तो इस टेक्निक को हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, n cos थीटा से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ तो m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना, यस। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा f f cos थीटा अपॉन n cos थीटा यस सर। प्लस n n sin थीटा अपॉन n cos थीटा। ये नीचे लिख दो आप, n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा अपॉन n cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां पे देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, n से n कैंसिल, यहाँ n से n कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो ये क्या बचेगा, देखो f अपॉन n को लिख देते हैं हम म्यू। तो हो जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन, नीचे बचेगा वन माइनस एफ अपॉन एन, फिर म्यू बनेगा म्यू टेन थीटा। यस सर। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर आ गया वो आ गया आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, तो यहाँ यस। से जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू, इसका अंडर। अब देखो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
v किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है? देखो r म्यू एक ऐसी चीज है जिसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, है ना? यस सर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि इफ म्यू इज इक्वल टू जीरो, हालांकि आइडियली म्यू जीरो नहीं हो सकता है। म्यू इज इक्वल टू जीरो देन v इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे आर जी, और ये हो जाएगा जीरो प्लस टेन थीटा वन माइनस जीरो। ओके, यस। तो ये हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा का। ओके, यस। तो ये आ गया आपका बी का वैल्यू। तो प्रूव करने के लिए भी आता है, इसकी डेरिवेशन भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हमेशा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपके जो बोर्ड के एग्जाम में उसमें भी ये पूछा जाता है। ओके, यस। तो अब कुछ इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। राइट, कुछ चीज समझ में ना आई हो तो बताओ। सर इसका एक बार सर डेरिवेशन वापस समझा दीजिए सर। ओके, डेरिवेशन कैसे समझा? यहाँ पे v जो डिपेंड कर रहा है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? देखो g की वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। क्लियर है? यस सर। तो r ज्यादा होना चाहिए तभी आप ज्यादा वेलोसिटी रख सकते हो। यस सर। बताया था मैंने पहले भी कि अगर आपको टर्न लेना है और वेलोसिटी आपको ज्यादा रखनी है तो आपको रेडियस भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर कम रेडियस के साथ आप ज्यादा वेलोसिटी में जाओगे तो गिर जाओगे, है ना? यस सर। हाँ, और तो देखो, जब कार रेसिंग होती है या बाइक रेसिंग होती है तो ये इस तरह से मान लो एक सर्कुलर पाथ है। ओके, यस सर। तो अगर उसको साइकिलिस्ट को या बाइक रेसर को अगर यहाँ से जाना है तो यहाँ से जाना है तो रेडियस हो जाएगी कम, है ना? यस सर। कम रेडियस के साथ उसको वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा है उस स्पीड से यहाँ से नहीं जा सकता है। अगर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। तो वो करता क्या है, वो फटाक से ये लेन चेंज कर देता है और यहाँ से निकलता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? टेन थीटा। अगर टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो जा सकता है ना? यस सर। टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है? देखो, टेन थीटा जो है आपका, जैसे जीरो से ज्यादा चलता चला जाता है, जीरो से 90 की तरफ आते हैं, तो 30 पे कितना होता है? 1/√3। 40 पे होता है 1 बाई, सॉरी 40 पे होता है 1, और इस पे होता है √3। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही यस सर। है ना? यस सर। तो टेन थीटा की वैल्यू ग्रेटर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो थीटा बढ़ानी पड़ेगी। थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का जो एंगल है वो आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो इंक्लाइंड एंगल कैसे बढ़ाना पड़ेगा? मान लो आप एक देखो, ये आपका सरफेस है, ठीक है? अब एक इंक्लाइंड है ये कम इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड ज्यादा है, ये इंक्लाइंड उससे भी ज्यादा है ना? यस सर। और ये इंक्लाइंड कितना है? ये तो बहुत ज्यादा है। यस सर। पूछ रहे थे ना आपके वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं बाइक रेसर, है ना? यस सर।
तो अंदर की तरफ झुकने का उनका रीजन ये होता है कि थीटा की वैल्यू ग्रेट रखनी है। थीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही उनको दिक्कत कम होगी, उतना ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। समझ आई बात? यस सर। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमें याद रखनी है। चलो अब इस पे बेस्ड कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5.10। 5.10 कहता है साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड। एक लेवल रोड है, ठीक है, यस उस पे उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यस एक से शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि आगे आ जाता है इस पे टर्न, ठीक है, शार्प टर्न है जिसका रेडियस वो बता रहा है कि इसका रेडियस है 3 मीटर। 3 मीटर का एक रेडियस है, उसे टर्न लेना है। तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर पर आवर और r की जो वैल्यू है वो है 3 मीटर। विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, स्पीड रिड्यूस नहीं करनी है, स्पीड यहाँ पे भी उसको 18 किलोमीटर पर आवर की रखनी है। तो सबसे पहले तो इसे 18 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज 0.1। म्यू की वैल्यू यहाँ पे दी है 0.1। विल द साइकिलिस्ट स्लिप व्हाइल टेकिंग द टर्न। हमें फाइंड करना है कि क्या साइकिलिस्ट जो है स्लिप स्लिप हो जाएगा या वो टर्न ले लेगा। तो क्या देखना है हमें कि जो वी स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए, सर इक्वल लेस देन और इक्वल टू न्यू आरजी। लेस देन और इक्वल टू म्यू आर जी के। तो हमें क्या करना है, म्यू आर जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यस म्यू आर जी कैलकुलेट करो। म्यू की वैल्यू 0.1, आर की वैल्यू 3 और जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.94। 2.94 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। म्यू आर जी की वैल्यू आ गई 2.94 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और v कितना है आपका, v है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 18 इंटू 5/18, सर 2.1 सर तो ये आ जाएगा 2.94। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यस सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सर ओके। 2.94 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ हाँ, पर सेकंड स्क्वायर। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, v स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि सर v ज्यादा स्क्वायर इज ग्रेटर देन म्यू आर जी। तो क्या होगा, गिर जाएगा सर। गिर जाएगा, ठीक है। यस सर। सो साइकिलिस्ट विल स्लिप। तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, माइक को थोड़ा आगे लेके आओ, ओके। जी सर। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल नंबर 5.11। यस सर। सिंपल है ना। यस सर। तो एग्जांपल नंबर 5. ये भी ऐसा ही है। सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर। देखो एक रेस ट्रैक है, इसका रेडियस कितना है, 300 मीटर है, okay? तो यहाँ पे आर दे दिया उसने 300 मीटर, ओके। बैंक एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, इसने थीटा दे दिया उसको 15 डिग्री, ओके। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन, हाँ, हेलो, यस सर। हाँ, तो थीटा 15 डिग्री है। So if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, तो म्यू की वैल्यू दी है यहाँ पे 0.2। What is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its cycle? हमें फाइंड करनी है कि V max कितना हो सकता है, ठीक है। यस सर।
और क्या पूछा है, एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो एक ही बात है आपका, ठीक है। यस सर। देखो मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा तो वियर एंड टीयर हो सकता है ना। वेरिएंट है तो सर फिसलना ही वियर मतलब एंड ना। टीयर मतलब गिर सकता है, यस। ठीक है। तो वो तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन एक सेफ स्पीड पे चलना है ना हमें। यस सर। तो वो क्या होती है हमारी, म्यू आर जी होती यस सर। है ना। तो उसकी वैल्यू निकाल लो, म्यू आर जी के अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू की वैल्यू 0.2 आर, सॉरी टेन थीटा भी आएगा ना इसमें। सर v इज इक्वल टू सर आर जी tan थीटा होल रूट। हाँ, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा होता है, आर जी टेन थीटा की पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे v की वैल्यू। तो v की वैल्यू इस तरह से आ जाती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 28.01, 28.1 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, ये है आपकी सेफ स्पीड, ठीक सेफ है। स्पीड। यस सर। ये आ जाएगी आपकी सेफ स्पीड। अब ये वी मैक्स क्या हो सकती है, फॉर्मूला पढ़ा था हमने पीछे, सर आर आर जी। जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू टेन थीटा, ठीक है। इसका अंडर रूट, यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, पुट करके आ जाएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड, ओके। यस सर। तो ये रहेगी उसकी सेफ स्पीड, और ये हो जाएगी उसकी मैक्सिमम स्पीड। इससे ज्यादा अगर स्पीड रही तो गिरने के 100% चांस है, इस पे भी गिरने के चांसेस होते हैं, ओके। यस सर। ये चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल सेफेस्ट स्पीड है, उससे ज्यादा अगर जाओगे तो दिक्कत ही दिक्कत हो सकती है, क्लियर है। यस सर। चलो अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक इसमें और एग्जांपल दिया है, ओके वो सब देख लेना, खुद ही कर लेना, आसान है, कर सकते हो इजी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस पे बेस्ड। यस सर। यस यस सर। A train has to negotiate a curve of 400 meter. By how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for a speed of 48 kilometer per hour? The distance between the rail is 1 meter. सर तो क्वेश्चन इनक्लाइनेशन करना है आपको, ठीक है। यस देखो ट्राई करके, ठीक है। यस सर। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, और मान लेते हैं कि उसको जो रेस करना है, देखो ये एक तो ये है आपका इनर वाली रेल, है ना। ये इनर यस वाली रेल हो जाएगी और ये आउटर वाली रेल हो जाएगी, क्लियर है। यस सर। तो मान लेते हैं कि इसको हमने थीटा डिग्री पे उठा दिया है, आउटर वाली रेल, क्लियर है। यस सर। तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट देनी पड़ेगी कुछ उसको, मान लेते यस हैं सर। एच हाइट पे उठा दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है उसने, 1 मीटर दिया 1 मीटर। है। तो यहाँ से देखो आप, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा एच अपॉन हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। क्लियर है। तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, साइन थीटा के बराबर आ गई, ओके। हेलो, यस सर। ओके। तो
अभी देखो, जब ये एंगल अगर स्मॉल है, ऐसा तो है नहीं कि हम इसको 30 डिग्री पे उठा देंगे या 60 डिग्री पे उठा देंगे, यस छोटा सर। सा एंगल देना पड़ेगा. सो यस सर। इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल होगा तो उस कंडीशन में साइन थीटा और टेन थीटा दोनों लगभग बराबर होते हैं. ठीक है, यस सर। साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा टेन थीटा के. तो इसका मतलब है कि टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सर साइन थीटा एच। एच के बराबर हो जाएगी. ठीक है, यस। यस सर। और एच किसके बराबर होता है आपका, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सर। बी स्क्वायर इसके बराबर होता है ना. यस सर। भाई सेफ टर्न अगर इसको लेना है तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी आर जी टेन थीटा के बराबर. इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन बी थीटा सर बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन अपॉन आर जी। आर जी. तो अब यस। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. ठीक है, तो एक फॉर्मूला और बन जाता है यहाँ से. क्या फॉर्मूला बन जाता है, अगर ये एल हो तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है कि भाई एच अपॉन एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. क्लियर है. यस सर। तो ट्रेन वाले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इस फॉर्मूले से होंगे. तो यहाँ पे जो क्या फाइंड करना है, हाँ एच की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे. ठीक है, यस सर। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो. वी स्क्वायर एट 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में हो गया. इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 400 मीटर, यस सर। और जी की वैल्यू सर 9.8। 9.8. ठीक है, तो इसको जब रखोगे तो एच की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 0.0454 मीटर. ओके, या कह सकते हैं इसको 4.54 सेंटीमीटर. यस सर। क्लियर है. तो इस तरह यस। के क्वेश्चन हमें इस तरह से, तो ये क्वेश्चन है बड़ा आसान सा है, इसको आराम से कर लिया तुमने. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो, इस क्वेश्चन को. ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो. ठीक है, यस सर। और यहाँ पे 19 डिग्री 48 मिनट्स, इसके लिए तुम्हें दे देता हूँ एक बार. 10 19 डिग्री 48 मिनट्स ये लिख लो आप. 10 19 डिग्री 48 मिनट इज इक्वल टू 0.360 0.36. ठीक है, यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हो. चलो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट आराम से हो जाएंगे. लेक्चर आपने पूरा देखा. आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू वेरी मच. देखते रहिए मैथ किंग मेकर.